में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और दिव्यांगजन सशक्तिकरण, इस डिपार्टमेंट का मैं एमओएस राज्य मंत्री हूँ और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी पार्टी भारत के संविधान के आर्किटेक्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के फिलॉसफी को स्वीकार कर भारत के तमाम जाति धर्म के लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय, इस देश के किसान हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, सीनियर सिटीजन हो, सभी लोगों को न्याय देने के लिए मेरी पार्टी काम करती है। मेरा मंत्रालय जो है, मेरे मंत्रालय का इस साल का बजट 1,98,440 करोड़ का है और मेरा मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अंतर्गत कम से कम 85% लोगों की पॉपुलेशन आती है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर और अनाथ, ऐसे लोगों की संख्या मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और मैं नरेंद्र मोदी सरकार में तीसरी बार मंत्री हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैं 3 बार लोकसभा में था। कांग्रेस पार्टी के अलायंस में मैं 98, 99, 2004 तो 2009 तक मैं लोकसभा में आरपीआई की तरफ से, रिपब्लिक पार्टी की तरफ से मैं लोकसभा मेंबर था। अभी मैं नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 से 2020 तक, 2020 से 2026 तक और अभी थर्ड टाइम, अभी मार्च में मेरा नॉमिनेशन होगा और थर्ड टाइम मैं राज्यसभा में आऊंगा। और मेरी राज्यसभा की जो टर्म है ये 26 से लेकर 32 तक रहेगी। और मेरी पार्टी जो है, मैं तो सभी देश के 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मेरी पार्टी काम करती है। मेरे पार्टी के हमारे विष्णु जी जो लोकसभा में बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर भी 3-4 बार वहाँ लोकसभा में चुनकर आए थे और अभी बीजेपी के टिकट पर अभी भी चुनकर आए हैं। तो मतलब आज मैं यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, मराठी भाषिक थे, लेकिन उन्होंने देश भर के लिए काम किया है। सारे देश को मुगलों के विरोध में बहुत बड़ा संघर्ष करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ा काम किया है। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। 19 फरवरी को पूरे महाराष्ट्र में और देश के कोने कोने में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। और आज मुझे यहाँ की जो समिति है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव समिति में हमारे मराठी लोग भी है, यहाँ के लोग रहने वाले भी लोग हैं, वो भी मतलब सब शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे हैं। और आज जो रैली निकली थी, उस रैली को मैंने और हमारे एमपी साहब ने मतलब फ्लैग दिखाकर रैली को हमने मतलब शुभेच्छा दिया है। और शाम को एक सभा होने वाली है 7 बजे, वहां भी मैं उपस्थित रहने वाला हूँ। तो मेरे पार्टी के अध्यक्ष हमारे राहुल राम जी है, लोग सामने बैठे हैं। और मेरी पार्टी बीजेपी के साथ है
और नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सब विकास का नारा देने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 11.5 सालों में देश का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देश की इकोनॉमी जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, तब हम 10 नंबर पर थे, लेकिन अभी हमारी इकोनॉमी नंबर 4 पर है। यूएस अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, जर्मनी नंबर 3 पर है, और आज इंडिया की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी नंबर 4 पर है। तो 1-1.5 साल के अंदर हमारा प्रयत्न है कि मेड इन इंडिया को हमने बहुत बड़ा प्रोत्साहित किया है। यूएस के साथ हमारी डील हुई है और यूएस के डील में लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और यूएस के साथ जो डील हुआ है वो कम से कम 45 लाख करोड़ का मतलब डील हुआ है, और उससे छोटे उद्योगों को भारी मदद इसमें मिलने वाली है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनको बढ़ोतरी देने का काम हमारा है। किसानों की जो फसल है, इसको जीरो टैरिफ लगाया गया है और अनेक वस्तुओं को जीरो टैरिफ लगाया गया है। राहुल गांधी और बाकी के कांग्रेस और अपोजिशन वाले इसकी राजनीति कर रहे हैं। देश के भले का जो डील होता है उसको इनको जो फील हो रहा है, ये डील देश के फायदे के लिए है, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए है, देश की रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मजबूत करने के लिए है, और सभी लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की थी, तो 2014 में शुरू की थी, अभी तक 57 करोड़ 52 लाख 46,000 इतने लोगों के देश भर में अकाउंट खुले हैं। और अंडमान निकोबार में 64,000 अकाउंट्स यहाँ ओपन हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन देने की स्कीम है। बैंकों ने बिना अर्थ हमारे नौजवान लोगों को, महिलाओं को लोन देने की स्कीम है, और ये स्कीम शुरू हुई 2015 में, 2015 में, और अभी तक 56 करोड़ 58 लाख 85,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। और इसमें महिलाओं की भागीदारी 60% तक महिलाओं को भी लोन मिला है। और अंडमान निकोबार में अभी तक 57,000 लोगों को अभी तक लोन मिला है। जो 2000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर की, तो देश भर में 10 करोड़ 50 लाख इतने लोगों को गैस सिलेंडर मिले हैं। और अंडमान निकोबार में 14,000 लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। उसी तरह मतलब जो हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना, इसमें एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख रुपीज देने की स्कीम है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और अभी तक कम से कम 11 करोड़ 46 लाख इतने लोगों को इस योजना का फायदा हुआ है। और अंडमान निकोबार में 4,500 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। उसी तरह मतलब हमारा जो भारत सरकार का काम है, भारत सरकार का काम सभी जाति धर्म को न्याय देना है, किसानों को मजबूत करना है, दलित आदिवासी को मजबूत करना है, महिलाओं को रिजर्वेशन देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। इतने सालों में मतलब महिलाओं का आंदोलन चल रहा था, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। और उसी तरह 10% आरक्षण इकोनॉमिकल सेक्शन को देने का निर्णय भी मेरे मंत्रालय का है। और जो लोग SC OBC में आते नहीं है, ऐसे लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय हो चुका है। और अभी हर जाति के धर्म के लोगों को आरक्षण मिलता है। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार किसी के विरोध में नहीं है। जो योजना मैंने पढ़ी है, इसमें मुस्लिमों को मत दे दो, क्रिश्चियनों को मत दे दो, तो नहीं है। जो इस कैटेगरी में आते हैं वो फैमिली को, वो नौजवानों को, महिलाओं को इसका फायदा होता ही है।
तो अनेक लोगों को इसका फायदा आज तक हुआ है और बहुत ही जल्द मेड इन इंडिया का नारा नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है। और कल फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो भी मतलब मुंबई में आए थे, दिल्ली में आए थे और उनके साथ भी मतलब राफेल और अनेक विषयों पर एग्रीमेंट हुआ है और उससे भी देश को बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह आज मैं ये शिव जयंती के निमित्त में इधर आया हूँ, लेकिन हमारे विष्णु जी जो वहाँ के यहाँ की एमपी है और हम दोनों मिलकर जो भी मतलब यहाँ की समस्या है, ये समस्या और यहाँ के लोगों को कैसा बजट देना है, मेरे मंत्रालय की जो स्कॉलरशिप स्कीम है एससी और ओबीसी को, तो उसका पैसा वो जो बाकी है, आज मैंने अधिकारियों से बात की है, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है और उसमें जो कुछ पेंडिंग इश्यू है उसको अभी 9 मार्च से पार्लियामेंट चालू होती है। जरूर मैं और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णु जी है, हम दोनों मिलकर जो भी पेंडिंग इश्यू है उसको मतलब सॉल्व करने के लिए जरूर उस मिनिस्टर को मिलकर यहाँ हम इनको मदद करेंगे। और हमारे एनडीए के कार्यकाल में अंडमान निकोबार को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और यहाँ की हर समस्या दूर करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। कोई सवाल है क्या मुझको? सर एक तो सवाल है सर, मैं तरुण कार्तिक निकोबार टाइम से हूँ, आउटलेट का नाम। सर सवाल ये है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन मिलता है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, विडो पेंशन हो गया, हमारे विष्णु जी ने भी कई बार डिमांड किया है कि इसमें वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि अंडमान का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, इंस्टीट्यूट पेंशन ये सब बहुत कम यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या आपका मिनिस्ट्री सर इसमें हम ध्यान देंगे? मतलब जो हमारी स्कीम होती है, जिस तरह मैंने बताया है कि भाई हमारा बजट इतना बड़ा बजट है और वो हमारे कम से कम 30 मंत्रालय को हमारा बजट हर राज्य में, हर केंद्र प्रदेश में जाता है। और ओल्ड एज होम की पेंशन अगर रुकी है तो जरूर मैं मंत्रालय से बात करके मैं ओल्ड एज के लिए जो पेंशन की हमारी स्कीम है उसमें जरूर जल्दी उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करूंगा। सर और एक सवाल है सर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है सर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ड्रग्स का इशू है, यूथ माइक है क्या? गैस का नशा। अच्छा, तो नशा का भी डिपार्टमेंट मेरा डिपार्टमेंट है और नशा का डिपार्टमेंट मतलब नशा मुक्त भारत अभियान हमने शुरू किया है। राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट है, ऐसे लोगों में और किसी एनजीओ के साथ हमने कोलैबोरेशन करके हम नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त गांव करने की हमारी कोशिश है। जरूर मतलब यहाँ मेरे मंत्रालय की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र में हम देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो रिहैब सेंटर आपके मिनिस्ट्री से बनाया जाता है, मतलब इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स बोल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में से बनाया जाता है। अंडमान निकोबार में जो रिहैब सेंटर है कहीं भी मतलब इंडिविजुअल रिहैब सेंटर नहीं है हमारा जो। तो ठीक है ना, सेंटर नहीं है तो एनजीओ को हम देते हैं। अगर कोई एनजीओ यहाँ से अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, उस संस्था को हम डी एडिक्शन सेंटर में देते हैं। उनको हर साल को बहुत अच्छा मतलब जो मानधन होता है, जो वो भी उनको मिलता है, ग्रांट उनको मिलता है। अगर कोई संस्था अगर अप्लाई करेगी जरूर उसको मंजूर करेगी। चलो और कोई है? आप पत्रकार है क्या? पत्रकार है, माइक ले लो, माइक लो। हमारा 5:30 बजे एलजी का अपॉइंटमेंट जाना है। सर मेरा परिचय है, हमारी सुनो न्यूज चैनल और न्यूज पेपर, हमारी सुनो न्यूज चैनल और न्यूज पेपर। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि आप जो है सीनियर सिटीजन के लिए अंडमान में कितना पैकेज भेज चुके हैं अभी तक और कितने आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके मंत्रालय में आता है ये। और क्या जो केंद्र सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो है क्या प्लानिंग है आप लोगों को, बताइए।
प्लानिंग तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं इसके लिए ओल्ड एज होम देने चाहिए, और हर डिस्ट्रिक्ट को एक ओल्ड एज होम देने की स्कीम हमारी है। कोई एनजीओ अगर अप्लाई करता है तो उसके लिए हम उसको ओल्ड एज होम देंगे। जो पेंशन हम तो अभी मेरे पास आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अरे वो किधर गए हो जो कुठे थे देना रे अब तुझे कुठे पेंशन के बारे में आता ना अंडमान के पेंशन के बारे में जो आपने पूछा है, तो हमने लिखा है तो अंडमान निकोबार में जो भी ओल्ड एज के लोग हैं उनको पेंशन देने की स्कीम है। मैं बोलूं अंडमान क्या कर रहे, मैं बोल दूं अंडमान क्या कर रहे। बोलो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लास्ट इंक्रीज हुआ था कुछ साल पहले 2,500 रुपया मिलता है, 2,000 3,000। उससे कोशिश चल रहा है बहुत जल्दी ओल्ड एज विडो पेंशन बाता बनेगा। तो जो सवाल आपने पूछा है कि ओल्ड एज होम अगर कोई अप्लाई करता है जो, तो उसको मान्यता देकर हम एक साल में उनको 20-22 लाख रुपए 25 ओल्ड एज के पर्सन के लिए हम देते हैं। तो कोई एनजीओ अगर ये अप्लाई करेगा या अंडमान में अप्लाई करेगा, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान में या निकोबार में, तो उनको हम 2-3 मतलब ओल्ड एज होम दे सकते हैं। तो यहाँ ओल्ड एज होम है या तो यहाँ 2 ओल्ड एज होम जो है ये 1 फॉर मेल 1 फॉर फीमेल, ये तुम्हारी यूपी बजट से मतलब चला रहे थे, और इसमें 34 मेल और 12 फीमेल है, वे यूटी के बजट से चला रहे हैं। लेकिन कोई एनजीओ अगर हमारे पास अप्लाई करता है उसके लिए 1 या 2 ओल्ड एज होम दे सकते हैं, और उसके लिए जरूर आप प्रयत्न करो। कोई एनजीओ अगर प्रस्ताव भेजता है ऑनलाइन उनको ओल्ड एज होम देंगे। और जो पेंशन है, और पेंशन ऑटोमेटिकली मिलती है। जो ओल्ड एज होम के लोग हैं ऑटोमेटिकली हमारे पैसे आते हैं। कोई बच्चे हो गए तो जरूर हम उनको मदद करेंगे। मंत्री जी, मैं आपका पहले तो अभिनंदन करता हूँ हमारे सार्जेंट। मैं पेशे से वकील हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ, 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रिसेंटली अभी यहाँ पे एक मुद्दा उठा है हम लोगों का डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के, डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के। इस मुद्दे में हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है। यहाँ पे कोई भी कॉलेजेस 3 तारीख से चल नहीं रही है, क्योंकि अचानक बच्चों को पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से डीम्ड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया गया उनका रजिस्ट्रेशन को। तो उस चीज को लेकर के बच्चे 3 तारीख से अभी तक एजुकेशन में बैठे हुए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। तो इसीलिए हम ये करेंगे। मुझे ये विषय हमारे कुछ लोगों ने बोला है, राहुल ने बोला है जी, बोले पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अंडमान निकोबार के कॉलेज आते थे जी। तो अभी कुछ ऐसा निर्णय होने की संभावना ऐसी जानकारी है कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से अंडमान निकोबार को निकालकर उनके लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उनको करने का कुछ प्रस्ताव है। तो उससे यहाँ के स्टूडेंट का भी विरोध है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगी तो उनको मतलब एमपी का भी विरोध है। हाँ, तो मतलब एमपी का भी, इनका भी विरोध है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी से प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनेगी तो जो जितना चाहे उतना फी या डोनेशन वो ले सकते हैं। और अंडमान निकोबार में इतने अमीर लोग नहीं है, कोई भी आदमी किसी हमारे यहाँ हो, सोर्स ऑफ इनकम, और इसीलिए जरूर हम जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है, जो हमारे एचआर के मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, उनके साथ बात करके जरूर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा फैसला ना हो उसके लिए एमपी साहब को लेकर मैं शिक्षा मंत्री को मिलूंगा। और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी अगर नहीं होती है
तो अलग यूनिवर्सिटी यहाँ हो सकती है या फिर आपका कहना है स्टेट कि यूनिवर्सिटी हो सकती है, हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो हाँ तो ठीक है ना, एक पार्टिचरी के अंतर्गत ही रहना है तो ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी डीम्ड यूनिवर्सिटी को स्टेट में कन्वर्ट किया, हाँ उनके डिमांड हाँ तो ठीक है, तो आप मुझे एप्लीकेशन में दीजिए, आपका पत्र हमको दीजिए, उसके मुताबिक हम आगे वो भेजेंगे। और ये तुम्हारी जॉइंट एक्शन फोरम है, तो ये अगेंस्ट द डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी से अपना स्टूडेंट का भुगतान हो सकता है, अनेक स्टूडेंट को एडमिशन लेना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मतलब आपका विरोध जो है ये मैं एचआर मिनिस्टर को बताऊंगा, और जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है वही रहने दो, या फिर अलग यहाँ कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है क्या, उसके लिए जरूर हम प्रयत्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन है छोटा सा। नहीं अभी वो उनकी अपॉइंटमेंट है, अरे एलजी का अपॉइंटमेंट है, आप सर आपके मंत्रालय का ही है बस, हाँ? आपके मंत्रालय का है। बोलो अंडमान निकोबार में जो सरकार द्वारा इस मंत्रालय से और अन्य राज्यों से सभी पार्टी राज्यों में आगे क्या है, सर वो आरक्षण पार्टी को करना ठीक है।